नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है लैंग्वेज लर्निंग एंड थिंकिंग, इसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, वह है अधिगम के निर्धारक यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग। आप इसे कह सकते हैं कि अधिगम के कारक भी कह सकते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी कह सकते हैं। तीनों बात एक हुआ। अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि अधिगम के निर्धारक क्या होते हैं, फिर भी आप ये लिखेंगे। आपसे पूछे अधिगम के कारक क्या होते हैं, फिर भी आप यही लिखेंगे। आपसे पूछे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फिर भी आपका जवाब यही होगा। तो बिल्कुल भी आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसा कि आप सभी को पिछले क्लास में हमने बताया था कि अधिगम किसे कहते हैं। देखिए, अधिगम क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। और व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है? अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप होता है। और जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? अस्थायी परिवर्तन, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है, नॉट टेम्परामेंट चेंज इन बिहेवियर। अंडरस्टैंड? It means learning is the modification of human behavior through experience and training या experience। ठीक है, यानी कि जो अधिगम है व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहा जाता है, जो अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप होता है। अधिगम किसे कहते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये हर व्यक्ति जब से जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है। अधिगम को सामान्य बोलचाल की भाषा में सीखना कहते हैं। तो यदि अधिगम के जहाँ पे सीखना आ जाए कि सीखने के निर्धारक क्या है, तो आपका जवाब यही होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि व्यक्ति के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है, और वो सीखने का स्रोत कहीं से भी हो सकता है, विद्यालय से, परिवार से, पास पड़ोस से, समाज से, कहीं से व्यक्ति क्या है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो ऐसे कुछ फैक्टर हैं, ऐसे कुछ कारक हैं, ऐसे कुछ दशाएं हैं जो अधिगम या सीखने को प्रभावित करती हैं। इनके बारे में आइए एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कारक हो जाएगा वो होगा शारीरिक कारक, यानी कि फिजिकल फैक्टर। हमारे शरीर से संबंधित जितने भी कारक आते हैं, जितने भी पक्ष हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं या सीखने को प्रभावित करते हैं, उसे हम अधिगम को क्या है, शारीरिक पक्षों से संबंधित कारक कहते हैं। अब देखिए कैसे हम किसी भी सूचना को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं या सूचना को कैसे ग्रहण करते हैं। तो सूचना को ग्रहण करने का माध्यम क्या है? देखिए, ये कह रहा है कि ज्ञानेंद्रियाँ सीखने को आधार प्रदान करती है। सही बात है, ज्ञानेंद्रियाँ क्या है, लर्निंग के लिए एक बेस का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानेंद्रियाँ आप जानते हैं 5 प्रकार के होते हैं: आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। और अब ये जानते हैं कि ये पांचों प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही किसी सूचना को हम ग्रहण करते हैं। तो जब सूचना को ग्रहण करेंगे तब ना हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसलिए सीखने के लिए, लर्निंग के लिए ये क्या है, एक बेस प्रदान करता है। और क्या है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य परिपक्वता सीखने की क्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी कि आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो आप लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर शरीर स्वस्थ है, आपका मन नहीं स्वस्थ है, तो भी आप क्या है, अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएंगे। और परिपक्वता मतलब शारीरिक रूप से भी परिपक्वता और दिमागी रूप से भी परिपक्वता, यानी कि दृढ़ता ही परिपक्वता होता है, उसी को हम समझ कहते हैं। तो ये अगर नहीं रहेगा तो भी आप किसी चीज़ को नहीं सीख सकते। जैसे आप क्लास 2 में पढ़ते हैं, आपको क्लास 10 का जो है कि पढ़ाया जाए या सिखाया जाए तो आप नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उतना आप मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं। अगला हम आगे बढ़ते हैं। शारीरिक दशाओं में क्या क्या आता है? उत्तम स्वास्थ्य। अगर किसी व्यक्ति या बच्चा का अधिगम तभी अच्छा होगा जब उसका स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा। रहने की अच्छी आदतें, यानी उसका जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो क्या है, अनुशासित हो और वेल मेंटेन्ड हो। हर चीज़ का एक समय हो, समय के हिसाब से सब चीज़ हो, तो क्या है, जो लर्निंग होती है वो बहुत ही बेहतर होती है। शारीरिक दोषों से मुक्ति, उसके शरीर में किसी प्रकार से कोई दोष न पाया जाए।
ठीक है, जैसे सुनने से संबंधित, देखने से संबंधित, ये कुछ दोष होते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति का ध्यान उस पर चला जाता है और वो लर्निंग ठीक से नहीं कर पाता है। और क्या है, अध्ययन की अच्छी आदतें, यानी कि आपका जो स्टडी आप कर रहे हैं उसका क्या है, आपको गुड मैनर होना चाहिए। कैसे आपको पढ़ना चाहिए, एक टाइम टेबल बना के उस हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए और सभी विषयों को समान रूप से ध्यान देना चाहिए, कितना गैपिंग लेना चाहिए, सभी क्या है, अध्ययन की अच्छी आदतें हैं। संवेगात्मक संतुलन, यानी कि संवेगात्मक रूप से आप क्या है, संतुलित हों, ठीक है, क्योंकि जब आपके संवेग संतुलित होंगे तो आपका दिमाग भी संतुलित होगा और पढ़ने में आप किसी भी टॉपिक पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अगला क्या है, मानसिक योग्यता, कार्य संबंधी परिपक्वता। अब जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से आप परिपक्व हैं या नहीं है, ये भी सीखने की दशा को प्रभावित करती है। जैसे आपको रोबोट बनाना सिखाया जाए या आपको कोई चीज़ सिखाया जाए, आप उसके रूप से मानसिक योग्यता आपके नहीं है, ठीक है, तो आप क्या है उसको नहीं सीख सकते हैं, यही कह रहा है। और क्या कह रहा है, उत्तम सामाजिक अनुकूलन, समाज के साथ आपका जो रिश्ता हो वो क्या हो, बहुत ही अच्छा हो, अनुकूल हो, तभी क्या है आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा और आप लर्निंग बेहतर कर पाएंगे। और क्या है, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास से मुक्ति। जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं और जो अंधविश्वास है, जब उससे आप मुक्त हो पाएंगे तभी आप कुछ चीज़ों को बेहतर से सीख पाएंगे। तो पहला जो कारक था अधिगम का, वो क्या है, शरीर से संबंधित कारक था, ठीक है। अब दूसरा जो आएगा मनोवैज्ञानिक कारण। पहला कारक था शरीर से संबंधित, दूसरा क्या होगा कारक, मनोवैज्ञानिक कारण, यानी कि मन से संबंधित जो कारक होते हैं उसे मनोवैज्ञानिक कारक कहते हैं। ये भी व्यक्ति को उतना ही प्रभावित करते हैं जितना कि व्यक्ति को शारीरिक कारक प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों में मोटिवेशन, प्रेरणा होगा। व्यक्ति किसी चीज़ को सीख रहा है उसके लिए क्या है, उसको बीच बीच में मोटिवेट भी करना है। जैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो बीच बीच में उसको शाबाशी या कुछ पुरस्कार या इनाम देते रहना चाहिए, जिससे बच्चे का हौसला अफजाई होता है और वो और भी दुगनी गति से अपने कार्य में बढ़ता जाता है, ठीक है। रुचि, अब बच्चे को पढ़ने की कुछ और रुचि है, बच्चा किसी और क्षेत्र में जाना चाहता है और पेरेंट्स क्या उसे किसी और क्षेत्र में भेज रहे हैं, तो इस प्रकार से जो लर्निंग होगी वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। लर्निंग निश्चित रूप से प्रभावित होगी। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने बच्चों की रुचि को समझें, इंटरेस्ट को समझें, उनका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में आप जाने के लिए उनको मोटिवेट करें और उनका सपोर्ट भी करें। और समझ कर सीखने की इच्छा तथा बुद्धि, ठीक है, बुद्धि और सोच समझ कर सीखने की इच्छा। देखिए, अगर आपके अंदर किसी चीज़ को सीखने की ललक नहीं होगी, किसी चीज़ को सीखने का अंदर से इच्छा नहीं होगा, तो आप उस चीज़ को कतई नहीं सीख पाएंगे। चाहे आप किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ें, आप बड़े प्रोफेसर से पढ़ें या बड़े लोगों से सीखें, लेकिन जब से आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी, सीखने का ललक नहीं होगा, सीखने का जिजीविषा नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो मोटिवेशन होता है वो बाहरी मोटिवेशन तो व्यक्ति को कुछ समय के लिए चलता है, लेकिन जो अंदर से मोटिवेशन होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, अगर वो किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो क्या है, बहुत लंबे समय तक चलता है और व्यक्ति निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पाने में समर्थ हो जाता है। और बुद्धि ऐसा कारक है, देखिए, बुद्धि भी किसी व्यक्ति में कम, किसी व्यक्ति में ज़्यादा पाई जाती है। आप जानते हैं कई व्यक्ति क्या होता है, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, तो वो भी क्या है, फैक्टर सीखने की दशा को प्रभावित करती है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो इस हिसाब से सीखता है। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण हुआ। पर्यावरण कारक क्या है, वातावरण से संबंधित जितने भी फैक्टर आते हैं इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि देखिए, आपका शरीर सही है, मन सही है, लेकिन जहां आप जिस परिस्थिति में सीख रहे हैं अगर वो वातावरण ठीक नहीं है
तो आप सीख नहीं पाएंगे। जैसे आपका स्कूल कॉलेज रोड के पास है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार गाड़ियाँ आ जा रही हैं, हॉर्न बज रहा है, शोरगुल हो रहा है, तो आपका ध्यान क्या है, फोकस आप अपने ध्यान को नहीं कर पाएंगे और चीज़ों को आप बेहतर रूप से सीख नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या है, व्यक्ति जिन क्षणों में सीखता है वे उस क्षण उसके वातावरण का सृजन करते हैं। सही बात है। विषय सामग्री की प्रतिजय, जो विषय आप सीख रहे हैं वो कैसा है, जटिल है या सरल है। अधिगम विधियाँ, जो आपको सिखा रहा है वो किस अधिगम विधि से आपको सिखा रहा है, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, कई विधियां हैं, व्याख्यात्मक विधि, ठीक है। और अभ्यास, वो जो आपको सिखा रहा है या आप जो सीख रहे हैं उस चीज़ों को आप अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, जब आप चीज़ों को अभ्यास करेंगे तो वो आपके मेमोरी यानी कि स्मृति में लंबे समय तक संचित रहेगी। देखिए, कहा भी गया है एक दोहा में कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। इसलिए बच्चों को हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आप जिन भी चीज़ों को पढ़ें उसका आप बराबर क्या है, अभ्यास करते रहें। अभ्यास करते रहने से वो आपके दिमाग में बनी रहेगी और आप उसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, शिक्षक का विद्यार्थी से अंतर संबंध क्या है, विद्यार्थी का शिक्षक से अंतर संबंध क्या है, और उसके बाद जो उसमें बुक्स हैं वो कितना क्या है बच्चों को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, यह भी डिसाइड करता है अधिगम को सीखने में। और यदि किसी व्यक्ति को रिजल्ट का नॉलेज हो तो उसका सीखने की गति बढ़ जाती है या घट जाती है। यदि किसी व्यक्ति को पता है कि इस काम करने के बाद उसको ये इनाम मिलेगा तो वो उस काम को और भी जल्दी से करेगा, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण सीखने के निर्धारक या अधिगम के निर्धारक थे। सीखने के अन्य कारकों की बात करें तो सबसे पहला आएगा ध्यान, अटेंशन। ये सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि बिना इसे एकाग्र किए आप किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। डम्बिल महोदय कहते हैं कि किसी व दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना को केंद्रित जब आप करेंगे तो उसको क्या कहते हैं बेटा, ध्यान कहते हैं, ठीक है। ध्यान किसे कहते हैं, किसी दूसरे वस्तु के बजाय जब एक ही वस्तु पर आप अपनी चेतना को केंद्रित कर देते हैं तो उससे ध्यान कहते हैं। अवधान, यहाँ ध्यान में जानना, अनुभव तथा इच्छा का विशेष महत्व है। अवधान में क्या है, चीज़ों को जानना और अनुभव करना और व्यक्ति की इच्छा, यानी कि अवधान क्या कहता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखने के लिए तभी तत्पर होगा जब उस वस्तु के प्रति, उस सामग्री के प्रति उसके मन में रहेगा कुछ जानने की इच्छा, ठीक है, और उससे संबंधित कुछ अनुभव उसके जीवन में होंगे। इसलिए यदि आपको अपने ध्यान को बढ़ाना है, यदि आपको अपने जो है अटेंशन को बढ़ाना है, आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह मेडिटेशन करिए, ठीक है। मेडिटेशन करिए, या तो हाथ जोड़ के जो है आप जो है एक बहुत अच्छा शब्द है, पावरफुल शब्द है, उसको आप जो है शांत मन से उच्चारण करिए, आपका देखेंगे ध्यान एकाग्र हो जाएगा। वो क्या है शब्द, शिवो हम, शिवो हम, ठीक है। हाथ जोड़ करिए, ये प्रैक्टिकली किया हुआ है, इसको करिए, बहुत आप लाभ होगा। अगला है थकान। थकान का अर्थ है कि कार्य में करने की शक्ति के पूर्वभ्रमण के कारण कार्य करने की कम कुशलता या होता है। थकान का मतलब है कि जब आप कार्य करते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर में दूसरे कार्य को करने की कुशलता नहीं होती, इसी को हम थकान कहते हैं। जब आप थके हुए रहेंगे तो आपका शरीर मन सब थका रहेगा और अच्छे से आप क्या है कार्य नहीं कर पाएंगे, और क्या है आप चीज़ों को बेहतर रूप से कर नहीं पाएंगे। इसलिए व्यक्ति क्या है थक जाता है तो कोई भी चीज़ नहीं सीख पाता है। अगला है स्मरण यानी कि मेमोरी। देखिए, मेमोरी क्या है, चीज़ों को जो भी आप ग्रहण करते हैं, जो भी चीज़ आप उस पढ़ते लिखते हैं उसको क्या है ग्रहण करता है। तो अगर मेमोरी की जो 3 प्रक्रिया है, पहला है इनकोडिंग, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है रिट्राइवल, यानी कि कूट संकेतन, संचयन, पुनर्प्राप्ति। अगर वो ठीक प्रकार से नहीं होगी तो क्या है उसमें मेमोरी में आपको कि वो चीज़ें जो है भूल जाएंगी और उसे आप याद नहीं कर पाएंगे। अगला है फॉरगेटिंग। चीज़ों को हम इसलिए भूलते हैं क्योंकि उन चीज़ों पे हम अच्छे से फोकस होके ध्यान नहीं करते, या उनका अभ्यास नहीं करते, या उनको बार हम दोहराते नहीं हैं, तो क्या है हमारे मेमोरी से ओझल हो जाता है। उसी को हम क्या है विस्मृति कहते हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या है, किसी भी बच्चे व्यक्ति के विकास में या सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मोटिवेशन सीखने में उसी तरह का रोल अदा करता है जैसे क्या है मरे हुए व्यक्ति को ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है, आपके कार्य करने की स्पीड को दुगनी कर देती है, ठीक है।
अगला है पारिवारिक वातावरण। परिवार से संबंधित अगर वातावरण नहीं सही है, परिवार में क्लेश है, एक दूसरे से झगड़ा मारपीट होता है, तो वहाँ बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा और ये सीखने की गति को प्रभावित करती हैं। तो आज की क्लास में आपने जाना कि अधिगम के निर्धारक या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएं क्या होती है। आगे क्लास में इससे संबंधित किसी अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।